हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। मैं के राहुल, आप लोगों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटर। कैसे हैं आप लोग? ठंड का मजा ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा सर्द हो रही है इधर दिल्ली एनसीआर में, तो कोहरों का एकदम माहौल गर्म है। कह रहे हो एक तरफ तो ठंडा है, एक तरफ गर्म है। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। स्टूडियो के अंदर भी ठंड लग रही है। चलिए, लेकिन मौसम चाहे कोई भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें अपनी मंजिल की तरफ सतत अग्रसर रहना है। दैट मीन्स वी हैव टू रीच आवर गोल एंड वी शुड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स आवर गोल। ओके, तो आज एसएससी, सीएचएसएल और जीडी के इस कंबाइंड क्लास में हम फिर से कुछ ऐसे सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हैं जिससे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। फटाफट से आप लोग आंसर करते जाइएगा। आप लोगों का आंसर कितना सही है, कितना गलत है, हमें भी पता चलेगा। आपको खुद को भी एक चेक करने का मौका मिलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, चलिए जी, तो टाइमर शुरू है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? ठीक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव के तौर पे हम इनमें से किसका यूज करते हैं? बहुत कॉमन है, आप लोगों ने अभी भी पीछे कई अगर केसेस जो इस तरह के देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये नाम आता रहता है। चलिए बताइए जल्दी, ऑप्शन क्या होगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, सीसा है या नाइट्रोग्लिसरीन है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है? चलिए, जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया है उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिनका नहीं आंसर सही आया है वो एक बार क्रॉस चेक कर लें और इसको याद कर लें। तो नाइट्रोग्लिसरीन, इसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बता दूं तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन यानी टीएनटी, रिसर्च एंड एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट है ना, आरडीएक्स, और दूसरा होता है एचएमएक्स। ठीक है, तो एचएमएक्स, टीएनटी क्या हो गया? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, आरडीएक्स क्या हो गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, एचएमएक्स क्या है? हिज मेजेस्टी एक्सप्लोसिव। टीएनटी से ज़्यादा खतरनाक आरडीएक्स, आरडीएक्स से भी ज़्यादा खतरनाक एचएमएक्स, हिज मेजेस्टी एक्सप्लोसिव। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पहला सवाल। धमाकेदार सवाल है ना, धमाके के साथ शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। देखो, कई ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, व्यवसाय होते हैं जहां काम करने से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ये उन्हीं से संबंधित सवाल है। कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑफ द सेरामिक्स, पोट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री, है ना। ऐसा ही एक बता दूं, फॉसी जॉ डिजीज, है ना, फॉसी जॉ, फॉसी जॉ, ये उन वर्कर्स को होता था जो मैच इंडस्ट्रीज यानी माचिस बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। लेकिन बहुत पहले की बात है। उस समय वहाँ पर जो इस्तेमाल होता था वो वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता था। वाइट फॉस्फोरस उस मैच बॉक्स बनाने के लिए, मैच स्टिक बनाने के लिए। तो वाइट फॉस्फोरस उस के संपर्क में लगातार बने रहने से जो उनके वर्कर्स थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनका पूरा ये जॉ जो है ना सड़ने गलने लगता था। तो फॉसी जॉ डिजीज ऐसा नाम दिया गया था। ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर डिजीज हम कह सकते हैं। चलिए, तो बताइए क्या है ये? पित्ताशय में पथरी बन जाएगा अगर वो कांच उद्योग में या मिट्टी के बर्तन बनाने में या सेरामिक के बर्तनों बनाने में या सामान बनाने में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? मेलानोमा होगा, है ना, या सिलिकोसिस होगा, या गुर्दे में पथरी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए, समय आपका शुरू हो चुका है। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी उन वर्कर्स को हो सकती है जो काम करते हैं सेरामिक्स, पॉटरी या ग्लास इंडस्ट्री में? ग्लास की बात करूं, हिंट के तौर पे बता दूं तो ग्लास हमारा
ऐसा है कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। फिर डिपेंड करता है ये ग्लास आपका हार्ड ग्लास बनाया जा रहा है या सॉफ्ट ग्लास बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसके रॉ मटेरियल्स बदलते रहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है SiO2। अब जल्दी से बताएंगे, अब नाम देख रहे हो SiO2 सिलिका कहलाता है ये, तो इससे संबंधित इसमें से कौन सा नाम है? उम्मीद है आप लोग इसका कर चुके होंगे आंसर, है ना। जिन्होंने नहीं किया होगा वो इस हिंट से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका और एक जीवाणु निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताएं साझा करते हैं। एन एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड अ बैक्टीरियम शेयर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स। यानी आपको ये बताना है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर्स है जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में और बैक्टीरिया के अंदर कॉमन है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा कॉमन इनमें। क्या ये सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या वैक्यूल्स है? क्या ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सेल मेम्ब्रेन का है, एक ही जैसा है। देखो सेल वॉल वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। जहाँ भी कोशिका भित्ति कहा है तो कोशिका भित्ति तो नहीं होगा। देखो कोशिका भित्ति किस में है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में है और किस में है? जीवाणु में भी है। इसलिए एक सवाल हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया इज मच मोर क्लोजर टू द प्लांट्स रादर देन एनिमल्स। हाउ कैन यू से, है ना, कि जीवाणु जो है पादप से ज़्यादा नज़दीकी संबंध दिखाता है, जंतुओं के साथ उतना नज़दीकी संबंध उसके नहीं दिखते हैं, उसके जो फीचर्स है उसके बेसिस पर। तो ऐसा क्यों है? तो कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति होती है जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है, इससे उसका प्लांट्स के साथ जो रिजेम्बलेंस है वो ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, तो बताइए, तो दो चीजें तो हट गई हैं। अब बात करें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदर्वी जालिका भी कहलाती हैं, वैक्यूल्स जिसे हम रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। तो वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर बड़े बड़े होते हैं। रिक्तिका मतलब खाली जगह, वैक्यूल्स खाली जगह। तो ये प्लांट या पादप कोशिकाओं में तो बड़े होते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में तो ना के बराबर होते हैं, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है। इसलिए इस वैक्यूल के बेसिस पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी हमारा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन अब बच गया हमारे पास सिर्फ डी, है ना, प्लाज्मा झिल्ली, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी हम कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो क्या होता है? राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन ये तो बोर्ड ही नहीं चलता है सही से, क्लीन करवाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। तो राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। रक्त के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? यानी मोर देन वन करेक्ट आंसर का है। रक्त यानी ब्लड, तो क्या ये ऑक्सीजन का परिवहन यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन को कैरी करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, या ये अत्यधिक रक्तस्राव यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग करता है? चलिए ये तो थे हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए। जरा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी बात कर लें। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड? ठीक है, इज इट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और इज इट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स और कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर और एक्सेसिव ब्लीडिंग? जल्दी से बताइए, समय आपका हो गया शुरू। क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं फिर समय शुरू करते हैं, सो दैट कि आप आसानी से क्वेश्चन समझ के आंसर कर पाएं। जल्दी से बताइए। टाइम अप।
और उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि ऑप्शंस देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। ध्यान में रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, बार बार कहा था, हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, जो स्रावित होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रीट होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई अपना डक्ट नहीं होता है ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज हैं। ये सभी बड़े ही कॉमन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। उसमें एक पैंक्रियाज हमने पढ़ा है, कई बार भी देखा है। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों उपस्थित होता है। ठीक है। तो जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम एंजाइम्स कहते हैं, है ना। तो एंजाइम्स के सिक्रीशन के लिए अपना डक्ट होता है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव देयर डक्ट, एंड एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपना कोई डक्ट नहीं होता। तो फिर वो इस हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचाते हैं, तो ब्लड की मदद से पहुंचाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आप ये देखेंगे कि बॉडी का जो पार्ट हमारा ज़्यादा ठंड हो रहा होता है ना, या ठंडे के संपर्क में आता है, तो उस बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो जाता है, सो दैट कि वो उस बॉडी पार्ट के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। ठीक है। अभी सर्दियों का मौसम है ना, और पहले ही बताया यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, देख के भी पता चल रहा होगा, बहुत सारा पैक होके आपके सामने मैं आज खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि सर्दियों में हम शरीर वरीर को तो ज़्यादातर भाग ढक ही लेते हैं, चेहरा हमारा जो है खुला हुआ रहता है। तो जब ठंडी हवा लगती है तो आप देखोगे कि नाक, कान, गाल ये सब बड़े लाल हो जाते हैं। खासकर अब काले लोग तो नहीं, लेकिन जो गोरे लोग होते हैं वो आप देखेंगे उनके नाक, चिक्स, गाल, कान बड़े लाल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ना ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, क्योंकि फेस पे ठंडी हवा लग रही होती है, उस ठंडे से बचने के लिए वहाँ पर इस तरह का होता है। तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया कि 1 2 का 3 एंड 3 2 का 1। तो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 ये सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हिंदी भाषियों के लिए अलग से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीजिए विचार। क्या है पहला क्वेश्चन? ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर हैं। उभयचर एम्फीबियंस है ना, जैसे फ्रॉग जो है वो एनिमल जगत का उभयचर है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स ये पादप जगत का उभयचर है। बिल्कुल सही है, इस पर विचार कीजिए। ब्रायोफाइट्स में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। संवहनी उत्तक जैसे जाइलम है, फ्लोएम है ना, ये बड़े जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये क्या करते हैं? पानी, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ का संवहन करते हैं पौधों के अंदर, है ना। जाइलम की मदद से हमारा जल और खनिज लवण का संवहन होता है, फ्लोएम की मदद से खाद्य पदार्थ का संवहन होता है। ठीक है। तो ऐसा ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा अपने आप में क्या है? सही है। सिलैजिनेला ब्रायोफाइट्स का एक उदाहरण है, ये स्टेटमेंट गलत है। सिलैजिनेला टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है, और इसे हम संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। वो वाला पता नहीं कि वही वाला संजीवनी बूटी है जिसका जिक्र रामायण में हुआ है, नहीं कह सकता। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलैजिनेला को आप उखाड़ के छोड़ दीजिए तो ये क्या होता है कि महीनों सालों यूं ही सूखा पड़ा रहेगा, बिल्कुल सूख कर ब्राउन सा दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। लेकिन उसको उठा के आप पानी में रख दीजिए, देखिए 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे के बाद उस पर जो है हरियाली छा जाती है ना, वो प्लांट्स के रूप में बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है, ग्रो करने लगता है। ठीक है। चलिए तो हम जरा अब इंग्लिश भाषी लोगों के लिए भी देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। Very true. Bryophytes do not have vascular tissues like xylems and phloems. This statement is also true. Selaginella is an example of bryophytes. This statement is not true. So what will be the correct answer now? जल्दी से बताइए।
बता तो मैंने पहले दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड टाइम इज अप, आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, 1 and 2 ओनली। वेरी गुड। चलिए जी, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। अधिपादप मतलब एपीफाइट्स। देखो, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है नीचे। फाइट्स जो आता है ये फाइटोन टर्म से लिया गया है, फाइटोन जिसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है। फाइटोन जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट। बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो फाइटोन जिसका मतलब होता है क्या? प्लांट। तो एपीफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। वो किसके लिए ग्रो करते हैं? क्या वो भोजन चाहते हैं, यांत्रिक समर्थन लेना चाहते हैं, छाया लेना चाहते हैं, या उससे पानी लेना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए, है ना। देखिए, एपीफाइट्स पैरासाइट्स के जैसा अभी नहीं इसको रखा गया है, जैसे आपका है ना पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो खून चूसते हैं, यानी कि पौधों के ऊपर अगर पैरासाइट जाएगा, पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, परजीवी पौधे, पादप, तो वो क्या होगा? उनसे भोजन और पानी लेता है। जैसे रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर उसका होता है, लेकिन वो एक टोटल रूट पैरासाइट है। वो आसपास के जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, वो उसके रूट के साथ अपने आप को अटैच करके रखता है और वहाँ से वो खाना पानी लेता रहता है, अपना दाना पानी लेता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो अधिपादप होते हैं ये ऐसे स्ट्रांग नहीं होते कि खुद जो है वो खड़े रह पाएँ। इनको दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम इंसानों में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने बलबूते पे खड़े नहीं होते, है ना। वहाँ कहीं भी स्टैंड करने के लिए ना उनको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके सपोर्ट से वो सिस्टम में बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कहते हैं द मैन विदाउट वर्टिब्री, ठीक। चलिए जी, तो क्या है? यांत्रिक समर्थन, एक मैकेनिकल सपोर्ट ले रहे होते हैं वो। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक तरल का वाष्पीकरण, है ना, तरल पदार्थ का वाष्पीकरण सबसे अच्छा किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा, साधारण सा, है ना। अगर आप घर में भी इसको सोच के देखें, पानी का भाप में बदलना, इनमें से किस में ज़्यादा तेज़ी से होगा ये आपको बताना है ना। क्या ये फ्लास्क में होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन में होगा, परख नली में होगा, या बीकर में होगा? जल्दी से बताएं। तो देखिए, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो होता है ये सरफेस एरिया पर निर्भर करता है डायरेक्टली, ठीक है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। सीधा सीधा इसको ऐसे समझ लीजिए कि ज़्यादा चौड़ा मुंह का बर्तन होगा ना, वहाँ से पानी जल्दी वाष्पित होगा, वेपराइज होगा। कम मुंह, छोटा मुंह का बर्तन होगा ना, तो वहाँ पर जल्दी से पानी वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। तो यही देखना है। तो अब ये बताइए, फ्लास्क, चीनी मिट्टी के बर्तन, परख नली, बीकर, है ना। बीकर इस तरह का एक कोनिकल सा ये होता है ना। फ्लास्क इस तरह का रहता है। चीनी मिट्टी का बर्तन कैसा भी होता है। परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, ये ऐसा होता है। तो अब बताइए किस में होगा सही? टाइम अप हो चुका है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन। आप कहोगे सर चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी के बर्तन का तो कैसा भी हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया वाला ले सकते हैं, तो ऑप्शन है। बट इन सबों का ना सरफेस एरिया फिक्स है, बीकर का, टेस्ट ट्यूब का, फ्लास्क का। ये ऐसा नहीं होगा कि कल को कि फ्लास्क के सर इतना बड़ा मुंह का फ्लास्क हमारा बन गया, है ना। ये ऐसा नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा? चाइना डिश। चलिए अगला सवाल, क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो क्रोमा मतलब होता है कलर, ग्राफी वही फोटोग्राफ से मतलब है ना। तो कलर का बैंड जब बनता है, बजता नहीं है ना, बैंड तो हम बजाते हैं, यहाँ कलर बैंड्स बनते हैं, है ना। जैसे ये मान लो क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं हम, यहाँ पर एक क्या किया हमने, मान लो कि ये ब्लू और ब्लैक इंक या रेड, चलो ब्लैक नहीं, ब्लू और रेड इंक का मिक्सचर बना के डाल दिया, और फिर इसको हम पानी में डाल देते हैं इस तरह से कि पानी का सिर्फ इतना लेयर इसको टच करता रहे। तो क्या होता है कि
कैपिलरी एक्शन से, केश नलिका प्रभाव से ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है और साथ ही ये जो पिगमेंट, जो वर्णक आपने यहाँ डाला था ब्लू और लाल रंग का, वो भी आगे बढ़ता है और वो क्या होता है, दोनों अलग अलग स्पॉट पर इस तरह से क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों में क्या अंतर है? एडजॉर्ब सिर्फ सरफेस के ऊपर लगता है, जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ये सब हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में सिर्फ चिपक के रह जाता है। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा तो ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, यानी उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, घर में व्हाइट वॉश वगैरह करते हैं, पोछा मारते हैं, ये सब एडजॉर्प्शन है, क्योंकि वो सरफेस पे लगा रहता है, अंदर नहीं जाता। ठीक है, चलिए जी, तो बताइए, क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग से कोई अलग नहीं कर सकता। इनमें से किस एक चीज को ऐसा है जो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस की मदद से हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, यानी अलग नहीं कर सकते? क्या रेडियो समस्थानिकों को अलग नहीं कर सकते? डाई के रंग को हम अलग नहीं कर सकते? एक प्राकृतिक रंग के रंग द्रव्य को अलग नहीं कर सकते? रक्त से औषधियों को अलग नहीं कर सकते? या रक्त के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या हम उसको अलग नहीं कर सकते? आप लोगों ने देखा होगा TLC, है ना, कभी अपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो उसमें आप देखेंगे TLC रिपोर्ट भी आता है। तो TLC एक्चुअली क्या है? ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहां भी क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है TLC मेथड के दौरान। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, समय आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग से कोई अलग नहीं कर सकता। तो अभी हमने देखा यहाँ कलर की ही हमने बात की थी, यानी कलर कंपोनेंट्स को तो अलग कर सकते हैं, रक्त में भी कलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी अलग हो सकता है। तो सिर्फ एक ही है, वो है रेडियो आइसोटोप्स। हम इसको क्रोमेटोग्राफी से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बताएं, हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये दो समस्थानिक या आइसोटोप्स होते हैं। किसे कहते हैं आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स क्या होता है? एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं जिसमें उनका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन उनका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों कार्बन का है, लेकिन भार अलग अलग है, एक है 12, एक है 14। खैर, ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव यानी ये रेडियो सक्रिय नहीं है, बट कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव पार्ट है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कार्बन का, हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। और यही कार्बन 14 है जिसकी मदद से फॉसिल्स का एज डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। ये डेटिंग है ना, वो वाला नहीं है, ये ऐसी डेटिंग है कि पहले कई 100 या सैकड़ों साल, हजारों साल, करोड़ों साल पहले जो मर चुके हैं, अब उनका अवशेष अगर मिलता है तो इनकी इस तरह से डेटिंग की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे फॉरेंसिक वालों के पास ऐसे केसेज आते हैं, मान लिया बदकिस्मत होंगे ऐसे लोग कि कोई प्लॉट हमने खरीदा। कई बार हम थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में जाकर प्लॉट खरीदते हैं। अब जब खुदाई करी वहाँ पर घर बनाने के लिए, पता चला खुदाई के दौरान वहाँ से कंकाल निकले, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन्स निकले, और किसी ने रिपोर्ट कर दी पुलिस में कि भाई यहाँ खुदाई के दौरान तो स्केलेटन निकले हैं, है ना, खोपड़ियाँ निकल रही हैं। तुरंत प्लॉट आपका सीज कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तब तक कि जब तक कि सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। फिर उन हड्डियों को भेज दिया जाता है लैब में जांच करने के लिए। क्या है, आपको बता दूं, हमारी हड्डियां ऐसी होती हैं कि हड्डियों के ढांचे को भी देखकर फॉरेंसिक वाले बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये लड़के का है कि लड़की का है। ठीक है, किस एज ग्रुप का है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप में बोन डेंसिटी अलग अलग होती है, बोन की लेंथ अलग अलग होती है ना। तो इससे वो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें फ्रेम कर लेते हैं कि मान लो कई साल पहले किसी को मार के वहाँ दफना दिया गया हो और अब वो सड़ गल गया, उनके मांसपेशियाँ ख़त्म हो गई, अब खाली ढांचा बच रहा है, फिर भी उससे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये फॉरेंसिक वाले निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये
डायनासोर्स को आज कहा जाता है कि ये 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे इनका साम्राज्य हुआ करता था। तो ये भी जो उनका एज निकाला गया उनकी हड्डियों से कार्बन 14 डेटिंग की मदद से निकाला गया। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? नहीं है, ये नहीं वाले क्वेश्चन पर ना बड़ा ध्यान देना है। दिमाग हमारा एक्चुअली है वाले पे जाता है, हमें नहीं है वाले को देखना है। परमाणुओं और अणुओं को निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, देखिए ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, है ना। एक क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा जो होता है ये एमॉर्फस कहलाता है। ठीक है, एमॉर्फस। ठीक है, रवादार, क्रिस्टलाइन और रवादार या बेरवादार। तो एमॉर्फस सॉलिड्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो है थोड़े रैंडमली अरेंज होते हैं, यानी वो प्रॉपर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। बहुत रेयर कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि उसने अपने पैटर्न को छोड़कर कुछ दूसरा अरेंजमेंट दिखाया है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, परमाणु और अणुओं को निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए हम जरा टाइमर को भी लेके चलते हैं। इनमें एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। देखिए गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पर, यानी उस ठोस के घनत्व पर, है ना। जितना ज़्यादा घनत्व होगा मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका गलनांक जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ, जहां वेल ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। ठीक है, लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कहीं पर कम होते हैं, कहीं थोड़े से कम ज़्यादा के बीच वाली स्थिति बनती है। तो एक ही बड़े से सॉलिड को आप लेंगे और उसका सैंपल अगर अलग अलग निकालोगे तो हो सकता है कि आपने कहीं से एक ऐसा सैंपल लिया जहां पर घनत्व ज़्यादा हो तो वहां मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। उसी ठोस से आपने एक दूसरा सैंपल निकाला, सपोज ये सैंपल आपने उस जगह से निकाला जहां उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट थी बड़ी लूज अरेंजमेंट थी, यानी उतने क्लोजली नहीं थे, तो वहां उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व हमें कम मिलेगा, तो वहां मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ये पूरे सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, सभी जगह उसका घनत्व, उसका डेंसिटी सेम होता है। तो सैंपल सॉलिड के चाहे इस हिस्से से निकालिए, इस हिस्से से निकालिए या इस हिस्से से निकालिए, जिस मर्जी हिस्से से निकालिए, उसको अगर आप मेल्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट सेम होगी। तो इसने कहा कि इसमें एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। तो ये जो है ये अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है, एमॉर्फस सॉलिड का गुण है, क्रिस्टलाइन का गुण नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस समतल सतहों से घिरे होते हैं, सही है। उनमें एक समान रासायनिक संरचना होती है, सही है। हम बार बार वही कह रहे हैं कि रासायनिक संरचना एक जैसी होती है और उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी एक जैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऐसा है कि गुण नहीं है कि इसमें एक निश्चित गलनांक नहीं होता है, ये गुण नहीं, क्योंकि क्रिस्टलीय सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें एक निश्चित गलनांक होता है। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव नहीं है? जल्दी से बताएंगे कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। एस्टेटीन है, फ्रांसियम है, ट्रीटियम है या जिरकोनियम है? एस्टेटीन हो गया एटी, फ्रांसियम हो गया एफआर, फ्रांस से बना है ट्रीटियम। ट्रीटियम को हम एक्चुअली H13 से शो करते हैं, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यानी समस्थानिक है। जिरकोनियम को हम ZR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो आवर्त सारणी में हमारे कुल जो आधुनिक आवर्त सारणी है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो ग्रुप्स की संख्या है, ग्रुप्स किसको कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, है ना, ये ग्रुप्स होती हैं टोटल 18, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स यानी आवर्त, और वर्ग हो गया 18, पीरियड्स यानी आवर्त कितने हो जाते हैं, आवर्त होते हैं 7। ठीक है, तो अगर हम इसमें ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17, तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको मिलाकर हम हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाला, लवण बनाने वाला, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, ये सॉल्ट बनाने में मदद करते हैं। एटी, ये एस्टेटीन अकेला ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, और ये एक मेटल यानी धातु है। बाकी अगर इनकी बात करें तो ये सभी के सभी हमारे हैं नॉन मेटल। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। एक अकेला मेटल है इसमें, एस्टेटीन, और वो भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो इसमें कह रहा है कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारा नहीं होगा, है ना। चलिए टाइमर देख लें। फ्रांसियम, अब ये ग्रुप 17 की हमने बात की, ठीक है, जिसे हम हैलोजेंस भी कहते हैं। अब हम ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1, इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्षारीय धातु। ठीक है। ग्रुप 2, उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं ना, क्षारीय मृदा धातु, अर्थ मृदा के यूज करते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारे वैसे जो हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें लिथियम से लेकर सीजियम तक, इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 के मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या है? हाइड्रोजन नहीं आता है और फ्रांसियम भी नहीं कंसीडर करते हैं। अब यहां लेकिन देखा जाए तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये रेडियो सक्रिय धातु है। तो फ्रांसियम भी, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है। ट्रिटियम, अभी जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, एक हमारा होता है प्रोटियम, जो नॉर्मल हाइड्रोजन आप देख रहे हो, जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। ठीक है। दूसरा हमारा होता है ड्यूटेरियम, जो हैवी वाटर में यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है 1, 2, और इसे हम डी से दिखाते हैं। तो जैसे हैवी वाटर का फॉर्मूला नॉर्मल वाटर को हम H2O से लिखते हैं, और इसे हम सामान्य जल कहते हैं। अगर भारी जल कहा जाए, भारी मतलब ये नहीं कि वजन बहुत ज़्यादा है, जी नहीं, भारी जल मतलब D2O, जहाँ पर हाइड्रोजन के भारी वाले आइसोटोप ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिसका मास आप देखो ना, इसका 1 है, इसका 2 है, तो मास ज़्यादा है ना, तो इसलिए। और तीसरा जो समस्थानिक इसका है वो ट्रिटियम कहलाता है। ठीक है, तीसरा समस्थानिक इसका कौन सा है? थर्ड आइसोटॉप ट्रिटियम। इसके लिए जो सिंबल ऐसे यूज करते हैं H13 या T यूज करते हैं। ठीक है, और ये ट्रिटियम जो है ये अकेला ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब ये ट्रिटियम भी रेडियो एक्टिव है। सिर्फ अब एक जिरकोनियम ऐसा बच गया, तो यही हमारा ऐसा है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हाफनियम, जिरकोनियम, लेंथेनम, 3, 4, 5, ये जो है आपका आवर्त सारणी के 5th, जिरकोनियम, हाफनियम एंड जिरकोनियम, नियोबियम एंड टेंटेलम, 4th, तो ये हमारा जो है 4th ग्रुप का है। ठीक है, 4th ग्रुप में जिरकोनियम है, लेकिन ये रेडियो सक्रिय नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो गया? जिरकोनियम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रेडॉक्स यानी अपचयोपचय अभिक्रिया वह होती है जिसमें, तो देखो चलिए देखते हैं, आप लोग भी फटाफट से आंसर करते रहिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। रेड ऑक्स, रेड जो आया वो रिडक्शन से आ रहा है, यानी कि अवकरण। ठीक है, और ऑक्स ऑक्सीडेशन से आया है। ठीक है, रेड ऑक्स यानी लाल बैल, एक होता ना आ बैल मुझे मार, ये लाल बैल मुझे मार, अगर ये नहीं कर पाओगे तो ये मार देगा। तो रेड ऑक्स मतलब ऐसे लाल बैल नहीं है, यहाँ पर क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की बात कर रहा है, उसको इन शॉर्ट कह रहे हैं। तो ज़्यादातर रिएक्शंस हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं
रेडॉक्स रिएक्शंस देखो हम कैसे कहते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, या फिर ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कम किसी का ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक का आयन दूसरे में, दूसरे का आयन पहले में, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर हम उसे छोड़ दें तो बाकी के सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सभी हमारा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर आता है, रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसमें एसिड बेस के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी जो है वो हमारा एक ऐसा अभिक्रिया है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक ऐसी अभिक्रिया है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो दोनों पदार्थ अवकृत हो जाते हैं। जी नहीं, देखो रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी एक का अवकरण होगा दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, एक रिड्यूस होगा एक ऑक्सीडाइज होगा। तो कहता है बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोनों पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं, अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि दोनों पदार्थ नहीं, एक ऑक्सीकृत होगा दूसरा अवकृत होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, ऐसा है। एक अम्ल क्षार द्वारा निष्प्रभावी हो जाता है। तो अभी आपको बताया कि अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये भी एक ऐसी अभिक्रिया है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये भी रेडॉक्स नहीं हो रहा है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का अवकरण होता है, तो सही आंसर हमारा है डी। ठीक है, तो रेडॉक्स से संबंधित अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आसानी से आप कर सकते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए दो यौगिकों को किस रूप में मिलाया जाता है ना। क्या उसे जलीय घोल के रूप में मिलाया जाता है, सूखे पाउडर के रूप में मिलाया जाता है, पिघले हुए तरल पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। देखो जलीय घोल मतलब उसको पानी के साथ घोल के ना द्रव में बदल दिया गया है, तरल अवस्था में बदल दिया गया है पानी के साथ मिला के। लेकिन पिघले हुए तरल अवस्था में मतलब क्या है, उसको इतना गर्म किया ना, गर्म करते करते पिघला दिया, तो वो कहलाएगा पिघले हुए तरल अवस्था के रूप में या गैस के रूप में। किस तरह से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जल्दी से बताइए। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है इसका बेरियम Ba क्लोराइड Cl, लेकिन उसके चार्ज को बराबर करने के लिए Cl2 लेते हैं, तो बेरियम क्लोराइड हमारा है BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो हमारा है ये है Na2SO4। अब देखो इनके बीच में जो अभिक्रिया होगी ना, ये अभी जो हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये आप वैसे लिखो कि BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन होगी, तो ये बना देगा BaSO4 प्लस 2NaCl, बेरियम सल्फेट। एक ऐसा सॉल्ट है बेरियम सल्फेट जो आसानी से कहीं भी घुलता मिलता नहीं है ना। तो मैं भी बताऊं कि कई बार ऐसा होता था कि कोई ऐसे दोस्त हमारे होते थे ना जो जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे, तो हम ये कहते थे उसे भाई ये तो बेरियम सल्फेट है। मतलब क्या है कि ये जल्दी किसी के साथ बातचीत नहीं करता है, इस दोस्ती किसी के साथ नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है। ओके चलिए, तो बेरियम सल्फेट तो कहता है ये जो अभिक्रिया हो रही है ये किस अवस्था में होगी। तो देखो ज़्यादातर अभिक्रिया जो है वो हम जलीय घोल के रूप में ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी, ये अभिक्रिया भी किस रूप में हुई है, जलीय घोल के रूप में हुई है। ओके चलिए जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन।
एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर में तो है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। एक ऐसा इंसान जो एक सिस्टम में तो है लेकिन वो सिस्टम में किसी काम का नहीं है, तो वो वेस्टिजियल हो सकता है। अगर आप घर में हैं लेकिन आप घर के काम नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों का, अपने छोटों का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको आप किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपका घर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही उपस्थिति रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमें अपने घर में ही नहीं अपने समाज के साथ भी जुड़ना है और उनको जितना हो सके तन मन धन से हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है, जल्दी से बताइए। बहुत सारे अंग हमारे अंदर ऐसे हैं जो आज उसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो वही वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहलाते हैं। टाइम अप हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले एक आपने देखा होगा ना 3 इडियट में, वो ऐसे करते थे, ऐसे कान को ऐसे हिलाते थे। अगर हो सकता है मे बी आप लोगों के बीच में कोई ऐसा फ्रेंड हो जो कुछ हद तक अपने कान को ऊपर नीचे ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे कुछ जबड़े को हिलाते हैं ना तो हिल जाता है। मेरे 1-2 दोस्त थे वो ऐसा कर पाते थे, लेकिन मैं उनने महसूस किया कि वो जब अपने निचले जबड़े को हिलाते थे तो इस मांसपेशियों की मदद से ना ये अपने कान को ऐसे हिला पाते थे। लेकिन आप वहीं आप देखें दूसरे जो जानवर हैं, चौपाया जानवर, हम लोग 2 पाया जानवर हैं, जो चौपाया जानवर है 4 पैर वाला, उनके लंबे पिन्ना होते हैं, ये पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर, वो ऐसे घुमा सकते हैं। जिधर से आवाज़ आती है ना उधर ऐसे घुमा लेते हैं चौकन्ने होकर, किधर से आवाज़ आ रही है, मालिक किधर से बुला रहा है या कोई दुश्मन हमें किधर से भौंक रहा है। तो वैसी मसल्स जो पिन्ना को घुमा सकता है वो हमारे शरीर में है लेकिन अब काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक अकल दाढ़ आपने सुना होगा, विजडम टिथ, जो जनरली 20 से 25 साल के बीच में या 25 साल से पहले पहले आ जाता है। तो ये लास्ट मोलर होता है। ये हमारा विजडम टिथ या अकल दाढ़, अकल चौवा ऐसा कुछ कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं अकल दाढ़? क्योंकि देखो 25 साल की उम्र तक आते आते हम पूरी तरह से जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं इस देश के। एक जिम्मेदार बेटा या जिम्मेदार बेटी, ठीक है, एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। ठीक है, शादी हो गई तो और भी कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई उस समय तक जिम्मेदार नहीं बनता है तो कहते हैं भाई ये तो मंदबुद्धि रह गया। ठीक है, तो बताइए जबड़ा तंत्र यानी जॉ एपरेटस, तो जॉ के अंदर जितना भी है वो सारे हमारे काम के हैं। कान की मांसपेशियां, आ गई भाई बात, कान की मांसपेशियां, ये नहीं है। कैनाइन दांत, ह्यूमरस, ये सभी हमारे जो कैनाइन है ना, टिथ, जो कुत्तों में जो लंबे लंबे, या बाघ या शेर में जो कार्निवोरस हैं, मांस खाने वाले जो जानवर हैं, उनके ना साइड वाले दांत बड़े लंबे होते हैं। और अगर कहीं ऐसा हॉरर फिल्म वगैरह देखते होगे तो वहाँ खून पीने वाला जो एक आता है ना, वैम्पायर, ड्रैकुला, तो उसके भी साइड से ये दांत ऐसे पड़े हुए दिखाते हैं। वो जो दांत लंबे वाले दिखाते हैं ना, वही हमारा होता है कैनायन। ठीक है, ह्यूमरस ये हमारा है बोन, हड्डी। ठीक है, कहाँ की हड्डी? इधर हाथ की हड्डी, ये ह्यूमरस। ये रेडियो अनला, टीबिया फिबुला, फीमर, ये सभी हमारे बोन्स के नाम है। तो ये सब काम के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा जो बड़ा फेमस वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है हमारा अपेंडिक्स, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो कई बार अपेंडिक्स की वजह से हमें समस्या भी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो फिर वहाँ क्या होता है, ऑपरेशन करके अपेंडिक्स काट के हटा दिया जाता है। पहले के समय में अपेंडिक्स का काम था, आज के इंसानों के अंदर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी है। बट ये अकेला ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमें नुकसान जरूर पहुँचा देता है कभी कभी, हर एक इंसान में नहीं, बहुत रेयर कंडीशन में जिनकी किस्मत ही खराब होती है। तो अपेंडिसाइटिस उन्हें हो जाता है, अगर वो फट गया तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले ही ऑपरेशन करके उसको हटा देना पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया कान की मांसपेशियां। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, कहाँ लिखा भाई, ये इधर लिखा है मेनोपॉज। तो आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन वुमेन? जनरली 40 से 50 साल के उम्र के बीच में महिलाओं में मेनोपॉज वाला कंडीशन देखने को मिलता है,
पुरुषों में ऐसा मेनोपॉज का कंडीशन नहीं आता है। मेनोपॉज मतलब ये हुआ कि अब आप ये समझ लीजिए कि उनके अंदर कुछ सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो बनने बंद हो गए और ओवम यानी जो अंडा बनता था वो बनना बंद हो गया। तो अब क्या होगा, इस उम्र के बाद मां नहीं बन सकती क्योंकि अंडा नहीं बन रहा है। तो अगर पुरुष से शुक्राणु जाएगा भी, स्पर्म अगर जाएगा भी, तो उसको ओवम नहीं मिलेगा। तो जब तक स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन होकर इम्ब्रियो का विकास, डेवलपमेंट नहीं होगा, जो इम्ब्रियो भविष्य में फोइटस यानी एक शिशु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये 40 से 50 साल की उम्र के आसपास जो है ज़्यादातर महिलाओं का रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब उनको नहीं होगा। कुछ में एक्सेप्शन है, तो 50 साल तक की उम्र में जाता है, कुछ में और भी आगे तक जाता है। जब देखते हैं कि 60-70 साल की उम्र में भी वो माँ बन जाती हैं, तो ये अपवाद हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी। तो ग्लूकागन क्या इसका? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या इसमें से कोई नहीं। देखो टेस्टोस्टेरोन वैसे तो मेल और फीमेल दोनों में बनता है, ये मैंने पिछले अपने क्लासेस में भी बताई हुई हैं, लेकिन ये मेनली मेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन, ये है फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो अब ये बताइए, अभी बताया रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज हो जाएगा तो उसके अंदर सेक्स ड्राइव खत्म हो जाएगा, ओवम बनना खत्म हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी मासिक धर्म होना बंद हो जाएगा, तो ये एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के लिए विटामिन डी की प्राथमिक स्रोत क्या है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट से, ग्रीन वेजिटेबल से, यीस्ट से, या सन से? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका आंसर तो आप फटाफट से बता ही सकते हैं, है ना। बताइए जल्दी। तो विटामिन डी, हम इसको केमिकल नेम में क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बन सकता है, लेकिन कब? जब वहाँ सूरज की उपस्थिति होगी यानी कि सनलाइट होगा। तो विटामिन डी हम सनबाथ, तो जो बिल्कुल सूरज के प्रकाश से बचकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हों, तो समझ जाइए कि आप स्किन से तो थोड़े से गोरे जरूर हो जाएंगे, लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। क्या आप ऐसा मकान चाहेंगे जो बाहर से देखने में बड़ा अच्छा हो, खूबसूरत हो, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, बड़े अच्छे से उसकी पेंट की गई हो, लेकिन उसके अंदर का सरिया जो है बड़ा ही कमज़ोर लगाया गया हो? क्या ऐसे मकान को आप रहना पसंद करेंगे, खरीदना पसंद करेंगे? नहीं ना, आप उसके अंदरूनी मजबूती देखना चाहेंगे। तो ये जो हड्डियां हमारी है ना, जो बोन्स हैं, ये हमारे शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये समझ लो हमारे शरीर का सरिया है। और ये मांसपेशियां, ऊपर से स्किन है, उसका कलर है, ये समझ लो जो सीमेंट और पेंट किया जाता है मकान को, वैसा ही है। ठीक है, तो मजबूती अंदर से होनी चाहिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सनलाइट से बच रहे हैं कि स्किन टैन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा काला पड़ जाएगा हमारा शरीर का रंग, तो आप अपने लिए नुकसानदायक मतलब स्थिति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हड्डियां कमज़ोर होंगी, जवानी तो फिर भी झेल जाओगे, लेकिन 35-40 साल के बाद ज़िंदगी निकालनी मुश्किल हो जाएगी, झुक जाओगे, सीधा खड़ा होकर चल पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो विटामिन डी अकेला ऐसा है जो हमारे शरीर में बनता है, सूरज के प्रकाश में बनता है, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी क्या है? एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और अगर इसको ऐसे खाना चाहते हैं, आप कहोगे सर खाली क्या सनलाइट ही है? तो देखो इसने कहा है प्राथमिक, सेकेंडरी भी, प्राइमरी तो यही है, सेकेंडरी ये है कि आप अंडे खाओ या फिर दूध बहुत ज़्यादा पियो, नहीं तो फिर दवाइयाँ खाओ। फिर दवाइयों पर ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है आप प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड कीजिए, है ना, नेचुरल चीज़ें, उनके कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ओके, अगर कहीं आपने ज़्यादा विटामिन डी की दवाइयाँ खा ली ना, तो ये कैल्सिफिकेशन कॉज करता है, स्टोन नहीं होता वो, है ना। ये ज़्यादा बेहतर तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन क्या होता है जो स्टोन हमारे बॉडी में बनता है वो अलग होता है, लेकिन ये कैल्सिफिकेशन है, क्योंकि कैल्शियम वाली दवाई होता है, ये ज़्यादा जगह में किडनी में या दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जमा हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। लेकिन अगर सनलाइट में आप बनाते हैं तो मस्त रहिए। ओके, निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? हरी खाद, ढैंचा। कई लोगों को लगता होगा ये ढैंचा क्या है ना। ये आपका ढैंचा एक वाकई में प्लांट होता है और ये
खरीफ फसल के तौर पे बोया जाता है। ढैंचा, ढैंचू से मिलता जाता है ना। ये ऐसा है जो समझ लो कि एक जंगली पौधे की तरह उग जाता है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये ना मिट्टी के टेक्सचर को, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, इसलिए लोग ढैंचा की खेती करते हैं। ठीक है, तो समय शुरू हो गया है आपका। तो बताइए, हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्या ये ढैंचा है, सन हेम्प है, सुन हेम्प नहीं है, सन हेम्प है, लोबिया है या ग्वार है ना। सन हेम्प ये आपका जो है ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके छाल से ना वो सन की जो रस्सियाँ बनाई जाती है ना, सन की रस्सी जिसे खाट वगैरह भी बिनते हैं लोग, जानवरों को, मवेशियों को बांधने के लिए रस्सी बनाते हैं, पानी कुएं से खींचने के लिए भी रस्सी बनाते हैं। तो देखिए, नारियल की रस्सी होती है, प्लास्टिक की रस्सी होती है, एक सन की रस्सी होती है, ये वही सन हेम्प है। बताइए, तो यहाँ इसमें जो है सही आंसर हमारा है ढैंचा। ढैंचा में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अभी आपको बताया कि भले वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, वो सबसे ज़्यादा होती है 78%, लेकिन फिर भी कोई भी प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता। कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम मात्रा होता है, 0.03% के आसपास होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेता है प्लांट। बट 78% होते हुए भी नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अपने किसी भी काम के लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में बहुत ही ज़्यादा जो है वो निष्क्रिय माना जाता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो इसलिए क्या होता है, चाहे वो बायोटिक या एबायोटिक यानी जैविक या अजैविक तरीके से इस वातावरण वाले नाइट्रोजन को, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह भी काम करते हैं। बिजली का गर्जन यानी एबायोटिक फैक्टर वो भी काम करता है। तो ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है। तो इससे क्या होता है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है, दूसरे फसल के लिए बड़ी अच्छी बात बन जाती है। ओके, चलिए जी, रासायनिक यौगिक कोलेकैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? देखो, कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल पर ध्यान दो, एक और होता है उसे कहते हैं इर्गो कैल्सिफेरॉल। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हमने। कैल्सिफेरॉल किसका नाम लिया था? विटामिन डी का, है ना। चलिए, तो आंसर आ ही गया। तो विटामिन डी में ना विटामिन D3 ये कहलाता है कोलेकैल्सिफेरॉल, इर्गो कैल्सिफेरॉल ये है विटामिन D2। ओके, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं, लेकिन कैल्सिफेरॉल तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि विटामिन डी का ही नाम है। अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मोहक औषधि है? हाइप्नोटिक, देखते ना वो दिखाता है, ये देखो अब तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, ऐसे पेंडुलम सा हिलाकर वो सम्मोहन में यानी अपने वश में करते हैं। होता है ऐसा, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। और ये बेसिकली यहाँ जो कहने का मतलब है, ये ऐसी दवा नहीं कि सम्मोहन में कोई आ जाएगा, आप उसको अपने वश में करके कुछ भी कर लो, जी नहीं। हाइप्नोटिक मतलब यहाँ पर हम कहते हैं स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, है ना। देखो, जब देखा होगा फिल्मों में, जब उसको ऐसे सम्मोहित करते हैं तो क्या होता है, ऐसे चक्कर खा के सो जाता है, यानी नींद सी आ जाती है, अर्ध निद्रा में रहता है, फिर जो पूछो बोलता जाता है। तो स्लीप प्रोड्यूसिंग, तो जितने भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की दवाइयाँ लेते हैं, वो सब हाइप्नोटिक ड्रग्स कहलाते हैं। तो कहता है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल कंपोजिशन है जो उन स्लीपिंग पिल्स के अंदर, नींद लाने वाली दवाओं में उपस्थित रहता है? ल्यूमिनल है, सलोल है, कैटेकॉल है या केमिसोल है? तो बता दो, इसमें हमारा यह है ल्यूमिनल। तो सही आंसर है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल के अलावा हम देखें तो सैकोनल, ठीक है, नेम्बुटल, बार्बाट्यूरेट्स या बार्बाट्यूरिक एसिड, है ना। तो ल्यूमिनल, सेकनल, वेरोनल,
और दूसरा एक है इक्वेनिल। लेकिन बताओ, इक्वेनिल एक ऐसा है जो स्लीप नहीं प्रोड्यूस करता। बाकी इन सभी दवाओं को ना हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स। देखा होगा कभी कि बाघ या चीता जब कभी आसपास के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं तो वन विभाग वाले लोगों को बुलाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रैंक्विलाइजर का निशाना डालते हैं, ट्रैंक्विलाइजर डाल के उसको बेहोश कर देते हैं। तो बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर जो है वो ऐसी दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है जो नींद लाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत तनाव होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स खाते हो नींद आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो भी खैर असर कम कर देता है, तो ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब में, माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स में हम ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो ये सारे ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो हमें नींद दिला देते हैं, लेकिन इक्वेनिल एक ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है जिससे हमें नींद नहीं आती, लेकिन ये दिमाग पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का आपके साथ था। उम्मीद है ये साथ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि सेशन को लाइक करो। देखो, अगर अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो ये खुशियाँ, ये ज्ञान आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ भी बांटिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता ही है ना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कई और सारी चीज़ें मेरी नॉलेज में भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस खुशियों को, इस ज्ञान को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने इष्टजनों के साथ बराबर बांटेंगे और समय से बांटेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।